रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। बस कहीं दूर किसी कुत्ते के रोने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। होरी अपनी पुरानी बैलगाड़ी के पहियों में मशाल की रोशनी में तेल डाल रहा था। अरे ओ जी, मत जाओ आज। मन रह रहकर घबरा रहा है। शाम को पीपल वाले बाबा के पास से गुजरी थी तो वहां अजीब सी सरसराहट थी। आज अमावस है और अमावस की रात वो जागता है। धनिया, तू अपनी इन दकियानूसी बातों से बाज नहीं आएगी। अगर आज रात खेत में पानी नहीं भरा तो कल तक सारी फसल सूख जाएगी। फिर क्या खाएंगे? मिट्टी। और वैसे भी मेरे साथ मेरे ये 2 बैल हीरा और मोती हैं। इनसे बड़ा रक्षक कौन होगा? सुखिया का लड़का याद है ना? पिछले महीने इसी रास्ते से लौटा था, तब से उसकी जुबान सिल गई है। लोग कहते हैं उसने सफेद साया देख लिया था। जी मान जाओ, एक रात से कुछ नहीं बिगड़ेगा। डरपोक कहीं की। तू जा, किवाड़ ठीक से लगा ले। मैं भोर होने से पहले लौट आऊंगा। होरी ने बैलों को हाँका और बैलगाड़ी छू छू करती हुई गांव की कच्ची डगर पर निकल पड़ी। धनिया दरवाजे पर खड़ी तब तक देखती रही जब तक लालटेन की रोशनी अंधेरे में ओझल नहीं हो गई। गांव की सीमा लांघते ही रास्ता और भी संकरा और पथरीला हो गया। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेत थे जो हवा चलने पर ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। गांव की सीमा लांघते ही रास्ता और भी संकरा और पथरीला हो गया। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेत थे जो हवा चलने पर ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अचानक बैलगाड़ी के बैलों ने अपने कान खड़े कर लिए। हीरा और मोती, जो हमेशा इशारे पर चलते थे, अचानक रुक गए और जोर जोर से रंभाने लगे। क्या हुआ रे? कोई सियार देख लिया क्या? चलो बढ़ो आगे। होरी ने जैसे ही चाबुक उठाया, उसे महसूस हुआ कि बैलगाड़ी के पीछे वाले हिस्से पर कोई बहुत भारी चीज अचानक लद गई है। गाड़ी का पिछला हिस्सा जमीन से सटने लगा। होरी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां धनिया बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए होरी को देख रही थीं। धनिया, तू यहां कैसे? तू तो घर पर थी और इतनी जल्दी तू यहां पहुंच कैसे गई? अकेले डर लग रहा था जी, सोचा आपके साथ ही चलूं। देखो, मैं आपके लिए कलेवा भी लाई हूं। उसने एक पोटली आगे बढ़ाई। जैसे ही होरी ने पोटली की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी नजर धनिया के पैरों पर पड़ी। लालटेन की मद्दम रोशनी में उसने देखा कि धनिया के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। होरी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसे अपनी पत्नी की कही बातें याद आने लगीं। सुखिया का लड़का याद है ना? पिछले महीने इसी रास्ते से लौटा था, तब से उसकी जुबान सिल गई है। लोग कहते हैं उसने सफेद साया देख लिया था। जी मान जाओ, एक रात से कुछ नहीं बिगड़ेगा। धनिया, तेरे पैर ये ऐसे क्यों हैं? पैर देख लिए होरी, अब अपनी मौत भी देख ले। अचानक उस आकृति का कद बढ़ने लगा। वह औरत से एक विशाल साया बन गई जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं।
आज इस खेत को पानी नहीं, तेरा गरम लहू सींचेगा। होरी ने फुर्ती से अपनी बगल में रखी कुल्हाड़ी उठाई और जय बजरंग बली चिल्लाते हुए उस साए पर वार किया। कुल्हाड़ी जैसे ही साए के पार हुई, वह धुएं की तरह बिखर गया, लेकिन हवा में उसकी भयानक हंसी गूंजती रही। मैं यहीं हूं होरी, तेरे पीछे, तेरे साथ। होरी ने बैलों को पागलों की तरह हाँका। बैल भी डर के मारे सरपट दौड़ने लगे। पीछे से आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग बैलगाड़ी के पीछे दौड़ रहे हों। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, होरी अपने घर के सामने पहुंचा। वह पसीने से तरबतर था और थर थर कांप रहा था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा। धनिया ने किवाड़ खोले। वह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही उसने होरी को देखा, वह चीख पड़ी। जी, ये आपकी पीठ पर क्या है? होरी ने शीशे में देखा। उसकी पीठ पर काली मिट्टी के 5 उंगलियों वाले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ने की कोशिश की हो। और सबसे अजीब बात, बैलगाड़ी पर रखी उसकी कुल्हाड़ी पर खून नहीं, बल्कि पुराने कब्रिस्तान की सूखी मिट्टी लिपटी हुई थी। उस दिन के बाद होरी ने कभी रात को खेत का रुख नहीं किया। आज भी जब गांव में अमावस्या की रात होती है, लोग कहते हैं कि खेत की मेढ़ों पर एक बैलगाड़ी की छू छू सुनाई देती है, लेकिन वहां दिल्ली से कोई करीब इंसान 200 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, चारों तरफ इतना सन्नाटा कि हवा की सरसराहट भी डरावनी लगती। लोग कहते थे कि यहाँ का जंगल कभी शांत नहीं होता, बस रात को चुप हो जाता है, जैसे कोई सुन रहा हो। उस रात आर्यन और उसका बचपन का दोस्त विक्रम दिल्ली से कार लेकर पहुंचे। आर्यन शहर का लड़का था, इंजीनियर, स्मार्टफोन और लाइट्स का आदी। विक्रम का गांव यही था, लेकिन वो भी सालों बाद आया था नानी के अंतिम संस्कार के लिए। दोनों 20 के करीब थे, हंसते खेलते आए थे, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में घुसे, हवा ठंडी हो गई। यार, यहाँ तो बिजली भी नहीं है। शाम ढलते ही लाइन कट जाती है। जनरेटर सिर्फ सरपंच के घर पर चलता है। घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, सिर्फ दूर जंगल से कभी कभार उल्लू की आवाज। आर्यन को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रात को नींद नहीं आई। छत पर पंखा नहीं था, गर्मी थी, और वो पुरानी चारपाई पर लेटा सोच रहा था। ये गांव कितना अजीब है। विक्रम सो चुका था। आर्यन उठा, खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगल के किनारे पर मंदिर की तरफ हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। कौन जाएगा इतनी रात को मंदिर? उसने सोचा, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। वो चुपके से बाहर निकला। जूते भी नहीं पहने, सिर्फ चप्पलें। रास्ता कच्चा था, पत्थरों से भरा। हर कदम पर आवाज होती। मंदिर के पास पहुंचा तो दिल धड़कने लगा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर घुप अंधेरा। मोबाइल की टॉर्च चलाई। रोशनी में मूर्ति दिखी, ऊंची, काली पत्थर की, शंखासुर का चेहरा।
आंखें ऐसी कि लगता था वो जीवित है। हाथ में शंख। आर्यन ने पास जाकर देखा। शंख पर हल्की नमी थी, जैसे अभी अभी मुंह से लगाया गया हो। तभी फू, शंख की गहरी डरावनी आवाज। मंदिर की दीवारें हिल गई। आर्यन पीछे हटा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। वो भागा। बाहर आते ही दरवाजा अपने आप धड़ाम बंद हो गया। अगली सुबह गांव वाले उसे मंदिर के बाहर बेहोश पड़े पाए। होश आया तो बूढ़े काका जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं बेटा कि शंखासुर कौन है? सदियों पहले इस इलाके में एक राक्षस हुआ करता था, शंखासुर। पुराणों में लिखा है कि वो एक ऐसा असुर था जिसने देवताओं के वेद चुरा लिए थे और समुद्र की गहराइयों में एक विशाल शंख के अंदर छिप गया था। भगवान विष्णु ने उसे मारकर वेद वापस छीने, लेकिन शंखासुर की आत्मा कहीं न कहीं फंस गई। कुछ लोग कहते थे कि वो आत्मा इसी मूर्ति में कैद है। मूर्ति गांव वालों ने खुद नहीं बनाई थी। वो सदियों से वहां थी, जैसे जमीन से उगाई हो। चेहरा आधा इंसान, आधा राक्षसी, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह से बाहर लटकती जीभ और हाथ में एक असली जैसा शंख। वो मूर्ति कभी नहीं हिलती, लेकिन हर अमावस्या की रात उसका शंख बजता है। जो सुन ले वो लौटकर नहीं आता, या लौटता है तो कुछ और बनकर। लेकिन उस रात फिर वही हुआ। फू, इस बार आवाज और पास से, घर के बाहर से। आर्यन खिड़की से झांका। मंदिर के अंदर एक दिया जल रहा था। लौ हिल रही थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। विक्रम सो रहा था। आर्यन फिर गया। इस बार दरवाजा खुला था। अंदर कदम रखते ही ठंड लगी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मूर्ति वैसी ही थी, लेकिन जमीन पर ताजे पैरों के निशान। नंगे पैर, बड़े बड़े, जैसे कोई भारी भरकम इंसान खड़ा हो। निशान मूर्ति तक जाते थे और वही गायब। आर्यन ने ऊपर देखा। मूर्ति की आंखों में दिए की लौ की जगह लाल चमक, जैसे आग जल रही हो। शंख गीला था, उस पर पानी की बूंदें, जैसे अभी अभी किसी ने मुंह से लगाकर बजाया हो। तभी मंदिर के कोने से फुसफुसाहट आई। तुम फिर आ गए। आवाज मूर्ति की नहीं थी, लेकिन मंदिर में और कोई नहीं था। आर्यन चीखा और भागा। घर पहुंचा तो विक्रम जगा हुआ था। क्या हुआ यार, तू चीख क्यों रहा था? आर्यन ने सब बताया। विक्रम डर गया। कल सुबह गांव छोड़कर चलते हैं। अगली सुबह दोनों तैयार हुए, लेकिन सरपंच ने रोका। बेटा, आज अमावस्या है, रात को मत निकलना। शंखासुर की पूजा का दिन है। पूजा? वो मूर्ति की? हाँ, लेकिन पूजा नहीं करते हम, बस उसे शांत रखते हैं। गांव का नाम था वरना वो निकल आता कालीपुरा। है। उत्तर प्रदेश के किसी कोने में बसा हुआ छोटा सा गांव, जहां बिजली आधी रात तक ही आती थी और मोबाइल नेटवर्क कभी कभी ही काम करता था। नानी की मौत के बाद घर खाली पड़ा था। राहुल ने सोचा कुछ दिन रुककर घर बेच देगा। पहली रात को गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी थी। बेटा, रात को 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और अगर घड़ी में 12 मिनट बाकी हो तो घर के अंदर भी मत रहना। राहुल हंस दिया था। शहर का लड़का था, ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। दूसरी रात राहुल लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये ऑफिस का काम भी ना सर, दर्द है। बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाकर बैठा। घड़ी में समय था रात के 11:48।
ठीक 11:52 पर बाहर से आवाज आई। राहुल, बेटा दरवाजा खोल। आवाज नानी की थी, लेकिन नानी तो 3 महीने पहले मर चुकी थी। राहुल का दिल जोर से धड़का। उसने दरवाजा नहीं खोला। आवाज फिर आई, इस बार करीब से। बेटा ठंड लग रही है, खोल देना। राहुल ने मोमबत्ती लेकर खिड़की से झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन चांदनी में एक साया दिखा। नानी जैसी साड़ी, झुका हुआ कद, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में छिपा हो। राहुल पीछे हट गया। घड़ी में अब 11:55 था। अचानक पूरे गांव में कुत्ते भौंकने लगे, फिर एक एक करके चुप हो गए, जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। 11:57। दरवाजे पर खटखटाहट शुरू हुई, धीमी लेकिन लगातार। राहुल ने फोन उठाया। नेटवर्क नहीं था। बैटरी 12% बची थी। उसने टॉर्च जलाकर कमरे में घूमना शुरू किया। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, नानी के परिवार की, लेकिन एक तस्वीर में कुछ अजीब था। पिछली बार जब राहुल ने देखा था, उसमें सिर्फ नानी और उनके पति थे। अब उस तस्वीर में 3 लोग थे। तीसरा व्यक्ति राहुल जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई खोखला खोल। 11:59। घड़ी की सुई 12 मिनट की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सब शांत हो गया। कुत्ते, हवा, पत्तों की सरसराहट, सब रुक गया। सिर्फ राहुल की सांसें सुनाई दे रही थीं। ठीक 12 बजे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राहुल ने देखा, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा गली थी, लेकिन गली के अंत में बहुत दूर 12 लोग खड़े थे। सब गांव वाले, सबकी आंखें सफेद। वे एक साथ आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे। हर कदम के साथ समय जैसे रुक रहा था। राहुल भागा पीछे वाले कमरे में। वहां पुरानी अलमारी थी। उसने खुद को अंदर बंद कर लिया। अंधेरे में बैठा, सांस रोके। बस 12 मिनट और गुजर जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। 8 मिनट और। वह खुद से बोला। अलमारी के अंदर से एक फुसफुसाहट आई। राहुल, तुम भी 12 मिनट के हो गए हो क्या? राहुल ने मुड़कर देखा। अलमारी के अंदर ठीक उसके बगल में नानी बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। ये गांव 12 मिनट का है बेटा। हर रात 12 मिनट के लिए समय रुक जाता है, और उस 12 मिनट में जो मर चुके हैं वे वापस आ जाते हैं, लेकिन वे खाली नहीं आते। उन्हें एक नया शरीर चाहिए। राहुल चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे कोई उसके गले को दबाए हुए हो। नानी ने अपना हाथ बढ़ाया। हाथ ठंडा था, लेकिन अंदर से कुछ हिल रहा था, जैसे कीड़े। तुम्हें सिर्फ 12 मिनट तक छुपना है। अगर तुम छुप गए तो सुबह तुम बच जाओगे, लेकिन अगर वे तुम्हें पा गए तो तुम्हारा शरीर उनका हो जाएगा, और तुम्हारी आत्मा 12 मिनट के लिए गांव की सड़कों पर भटकेगी, हर रात। राहुल ने घड़ी देखी। फोन पर समय था 12:04। 8 मिनट और। बाहर से कदमों की आहट आ रही थी। 12 जोड़ी पैर धीरे धीरे अलमारी की तरफ आ रहे थे। 12:06। अलमारी का दरवाजा हिलने लगा। राहुल ने आंखें बंद कर लीं, प्रार्थना करने लगा, लेकिन जिस भगवान को पुकार रहा था उसकी आवाज भी अब गांव वालों जैसी लग रही थी। 12:08। अलमारी का ताला टूट गया। राहुल ने आंखें खोली। सामने 12 लोग खड़े थे। सबके चेहरे गांव वालों के थे, लेकिन आंखें राहुल की थीं। सबने एक साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। 12:09। राहुल ने महसूस किया उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। हाथ हिल रहे थे, लेकिन उसकी मर्जी से नहीं। वह खड़ा हो गया,
पैर खुद ब खुद चलने लगे। 12:10। 12 मिनट पूरे हो गए। सुबह हुई। गांव वाले बाहर निकले। सब सामान्य थे। राहुल भी अपने घर के बाहर बैठा चाय पी रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। जब कोई नया आदमी गांव में आता है तो राहुल सबसे पहले उससे मिलने जाता है। धीरे से कहता है, भाई, रात को 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और अगर घड़ी में 12 मिनट बाकी हो तो याद रखना, यह गांव 12 मिनट का है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी हो तो कमेंट में बताओ, शायद अगली कहानी आपकी हो।